हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। ये एक सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप अभी जावा सीखना शुरू कर रहे हो या आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी, एक नींव का काम करेगी। इसलिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जावा में क्लास क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल कंपनी है, वो अपने मोबाइल के एक मॉडल के थ्रू मल्टीपल मोबाइल क्रिएट करती है, मल्टीपल मोबाइल बनाती है। ऐसे जावा में भी होता है। जावा में भी हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के थ्रू, उस टेम्पलेट के थ्रू या उस ब्लूप्रिंट के थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सेकेंड है, अ क्लास डिफाइंस अ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास विल हैव। इसका मतलब है एक क्लास ये डिफाइन करती है कि उसके अंदर बनने वाले ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसे काम करेंगे, मतलब बिहेवियर कैसा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब डेटा मेंबर, और बिहेवियर का मतलब होता है मेथड, मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन कौन से एक्शन करवा सकते हैं, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास कार, तो इस क्लास के अंदर के जो वेरिएबल हैं, मतलब जो हमारा इंट कलर कोड है 1 2 3 एंड मॉडल नंबर है 4049, तो इसके थ्रू क्या है, ये डेटा मेंबर है, इसके थ्रू स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। और इसमें बनने वाले मेथड, अगर इसमें मेथड है स्टार्ट स्टॉप, इससे क्या पता लग रहा है, तो ये चीज़ें बिहेवियर शो कर रही हैं। तो जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डेटा मेंबर स्ट्रक्चर शो करेंगे और ये मेथड बिहेवियर शो करेंगे उस ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है एक क्लास ये तय करती है कि उसके बनाए गए ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जैसे कलर, मॉडल, और वे कौन कौन सा काम कर सकते हैं, जैसे स्टॉप, स्टार्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होती है एक्चुअली। थर्ड पॉइंट है, इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऊप्स। इसका मतलब है कि जो क्लासेस हैं जावा में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस है और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट भी है। मतलब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसकी नींव होती है क्लास। जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताना शुरू किया था तो मैंने उस लेक्चर में बोला था कि इसके कुछ पिलर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें से क्लास और ऑब्जेक्ट, ये दो मेन पिलर थे, मेन कॉन्सेप्ट थे। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो क्लास है ये सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सबसे बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। तो इस तरीके से आप क्लास को डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक क्लास बनाई है। तो क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है। इसके अंदर मैंने 3 डेटा मेंबर बनाए हैं, मतलब ये वेरिएबल बनाए हुए हैं, क्लास, मॉडल, स्पीड। तो ये इस क्लास के वेरिएबल है। इसके साथ ही मैंने 3 मेथड भी बनाए हुए हैं, स्टार्ट, इंजन, एक्सीलेटर और ब्रेक। तो ये जो क्लास है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये क्लास उस ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ब्लूप्रिंट मतलब ये डिफाइन कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी और क्या क्या बिहेवियर होंगे। प्रॉपर्टी मतलब ये वेरिएबल और बिहेवियर मतलब ये मेथड। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है, मेन क्लास, जिसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि जावा का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। अब मेन मेथड के अंदर हमने इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने बताया था कि न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने कलर और मॉडल, स्पीड, इनको हमने इनिशियलाइज किया है, मतलब इनमें वैल्यू इनिशियलाइज की है
तो ये भी एक तरीका होता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का। तो यहाँ से हमने वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद हम ये जो 3 मेथड हमने क्रिएट किए थे इसको कॉल कर रहे हैं। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। जो भी इन मेथड में प्रिंट स्टेटमेंट लगा है वो प्रिंट हुए यहाँ पे। तो इस तरीके से एक क्लास काम करती है। अब हम बात करते हैं क्लास के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। तो जावा क्लास में ये 5 चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है फील्ड, फील्ड मतलब वेरिएबल, फिर है मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और नेस्टेड या इनर क्लासेस। वेरिएबल और मेथड इन 2 के लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने मेरा वेरिएबल का और मेथड का इन दोनों का लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देखिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते समय अपने आप चलता है और उस ऑब्जेक्ट की शुरुआती सेटिंग मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो डिफाइन करता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ही वो कोड ब्लॉक होता है जो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, उसके वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देता है और ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए रेडी करता है। यहाँ कंस्ट्रक्टर के मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जिनको आपको याद रखना है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है, जो कि अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूँगा। दूसरा है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब इसमें आप कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते हो, इवन आप वॉइड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और तीसरा है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम पे ये कॉल होते हैं, मतलब जैसे ही आप न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने बताया था कि जो भी क्लास का नेम होता है सेम कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो यहाँ पे हमने सेम नेम लिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है, मतलब इसके अंदर की चीज़ें सबसे पहले कॉल होंगी। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का वैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है और एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के अंदर लगा रखा है। अब आप यहाँ आउटपुट में देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले प्रिंट हुआ है, उसके बाद प्रिंट हुआ है जो हमने इस मेन मेथड के अंदर लगा है। इसका मतलब है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। इसको हमने कॉल नहीं कराया, अपने आप कॉल हुआ है। और जैसे ये कॉल हुआ तो उसके अंदर के जितने भी लाइन है, जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी की लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसके बाद मैंने मेन मेथड में ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख रखा है, तो इसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 तरह के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इनको अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारी चीज़ें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे बना सकते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट बनते समय ही अपने आप कॉल भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि एक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे है, क्योंकि इसमें कोई भी हम पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे मैंने न्यू कीवर्ड के थ्रू स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो और अगर आप खुद कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो जावा एक ऑटोमेटिक ही एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा और फिर वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। मतलब मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल में कि जो भी क्लास के अंदर के वेरिएबल हैं
उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है। इसके बाद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट मतलब हम वैल्यू पास करा रहे होते हैं ताकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कस्टम वैल्यू से इनिशियलाइज किया जा सके। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ देखिए सेम हमने क्लास बनाई है कार नाम की, और इस कार क्लास के अंदर ही हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, एक है स्ट्रिंग टाइप का और एक है इंट टाइप का। दो आर्गुमेंट दे रहे हैं जो कि मॉडल और स्पीड जो इसके वेरिएबल हैं इसमें वैल्यू असाइन का काम कर रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वैल्यू आएगी जहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे ही हम इसमें वैल्यू पास करा रहे हैं। एक हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कराई है और दूसरी इंटीजर टाइप की। तो इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा जो डिस्प्ले मेथड था वो कॉल हो गया, क्योंकि इसके बाद डिस्प्ले मेथड है तो डिस्प्ले मेथड ने इसके अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। तो हुआ यूं कि पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही ये कार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और इस कार कंस्ट्रक्टर को कॉल होने पर जो भी इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनमें वैल्यू असाइन हो गई, और उसको असाइन करने के बाद ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। डिस्प्ले मेथड होने से ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका यूज मेथड ओवरलोडिंग के टाइम पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। जावा में इसको मैनुअली बनाना पड़ता है, इसके लिए कोई प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता, मतलब बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता जावा में। ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप। अब बात करते हैं कि जावा में ब्लॉक्स क्या होते हैं। जावा में ब्लॉक एक ऐसा कोड का पार्ट होता है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास लोड हो रही होती है या ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। जावा में दो तरीके के ब्लॉक होते हैं, एक इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक और दूसरा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है। तो ये ब्लॉक हर बार ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब अभी तक मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाते समय सबसे पहले एक कोड एग्जीक्यूट होता है जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बट जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है ये कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल हो जाता है। इसका यूज तब होता है जब आप हर ऑब्जेक्ट को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, या फिर आप इसका यूज तब करते हो जब आपके पास कुछ ऐसा लॉजिक है जो आपको हर कंस्ट्रक्टर में वो रिपीट करना पड़ रहा है, तब आप इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज कर सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल बना रखे हैं मॉडल और स्पीड। इसके बाद मैंने एक इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाया हुआ है जो कि मैंने बताया था कि ये ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस बनाए हुए हैं और उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हो मैंने कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये पहचान होती है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक की। इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने बताया था कि सेम नेम यूज होता है, जो नेम क्लास का होता है वही नेम कंस्ट्रक्टर का होता है, और इसके अंदर भी कुछ मैंने कोड लिख रखा है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं। इसके बाद हमारा एक डिस्प्ले मेथड है जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है और ये इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। इसके बाद हमारी एक और क्लास है मेन क्लास, जिसके अंदर हमने मेन मेथड को लिखा हुआ है, और इस क्लास के अंदर ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कार का। जैसे ही हमने इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे ही हम इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये है पूरा प्रोग्राम। अब आपको समझना है कि ये ब्लॉक पहले कॉल हो रहा है या ये कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रहा है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ है, जिसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा था वो प्रिंट हो गया और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्पीड वेरिएबल बनाया हुआ था उसकी वैल्यू को भी असाइन कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू असाइन हुई थी 50।
इसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा था, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और उसके बाद ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है जो मॉडल और स्पीड को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से काम करता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। ये कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है। ये ब्लॉक क्लास के लोड होते समय ही सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बने उससे मतलब नहीं है। जब एक बार क्लास लोड होगी, क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले जैसे क्लास लोड होती है तब ये स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है। इसका यूज हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। एंड अगर हम अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्शन बना रहे हैं कुछ, तो उन कनेक्शन को प्रोग्राम रन होने से पहले ही स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। या कुछ ऐसा कोड जो एक बार हमें ज़रूरत होती है, कोई सेटअप कोड वगैरह, इस तरह का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है कार, जिसमें एक हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया है व्हील्स। अब इस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया हुआ है। तो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और इसमें कोई नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक होता है जो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस पे एंड होता है। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है इस कार क्लास का। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ है क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हमने लिख रखा था स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और दोबारा से भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हमने 2 बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो 2 बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं कि क्लास कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो क्लास कुछ 6 टाइप की होती हैं, जो है कंक्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास एंड एनोनिमस क्लास। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट क्लास की। ये सबसे नॉर्मल और कॉमनली यूज होने वाली क्लास होती है। जैसे जो भी हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं वो एक कंक्रीट क्लास होती है। ऐसी क्लासेस में हर मेथड का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कोड होता है, मतलब कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं यूज होते हैं। कैन बी इंस्टांसिएटेड डायरेक्टली, मतलब इन क्लासेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है न्यू कीवर्ड के थ्रू। इम्प्लीमेंट्स ऑल मेथड कम्प्लीटली, मतलब जो भी मेथड होते हैं उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन कोड होता है, अधूरे मेथड नहीं होते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो इस तरह के मेथड नहीं होते, पूरे मेथड होते हैं, फुल बॉडी होती है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन कोड होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये आपकी एक क्लास है एनिमल क्लास, जिसके अंदर एक मेथड है साउंड। अब इस साउंड मेथड में देखोगे पूरा इम्प्लीमेंटेशन कोड है, मतलब इसका बॉडी है, मतलब इस मेथड का पूरा बॉडी है जिसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है। तो ऐसी क्लास होती है कंक्रीट क्लास, जिसके अंदर उसके मेथड का फुल बॉडी होता है, फुल इम्प्लीमेंटेशन होता है। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जब मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं उससे हम पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी मेरा वो लेक्चर नहीं देखा, एक बार उसको देख लो। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड डायरेक्टली, मतलब इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिक्वायर सब क्लासिंग टू कंप्लीट इट्स बिहेवियर, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमें सब क्लास की ज़रूरत होती है। हम इन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल बस इनहेरिट करने के लिए किया जाता है।
जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है, जिसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है साउंड। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इस मेथड की बॉडी नहीं बनाई है, कोई इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं दिया है, सिर्फ हमने इसको डिफाइन किया है। इसके बाद हमने एक स्लीप मेथड बनाया है जिसका हमने फुल इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है, मतलब इसकी बॉडी भी दी है। बॉडी देने के लिए हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों तरह के मेथड यूज किए जा सकते हैं। बाकी इसकी फुल वीडियो के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने आपको बताया है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है। तीसरा है फाइनल क्लास। तो फाइनल क्लास ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई और क्लास उससे इनहेरिट नहीं कर सकती। फाइनल क्लास का यूज हम कोड में एज अ सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज करने के लिए करते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी क्लास को चेंज ना कर सके या एक्सटेंड ना कर सके, तो आपको वहाँ पे फाइनल क्लास का यूज करना चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमने फाइनल क्लास बनाई है। फाइनल क्लास बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं और इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है। अब कोई भी सब क्लास, कोई भी दूसरी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। अगर एक्सटेंड नहीं कर पाएगी तो इसके अंदर का जो कोड है, इसके अंदर जो मेथड है, उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगी। तो आप बोल सकते हो कि फाइनल क्लास के थ्रू सिक्योरिटी को इंक्रीज या इनहेंस किया जा सकता है। और अगर आप फिर भी फाइनल क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो इससे आपके कोड में कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। इसके बाद है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो जब एक क्लास को हम किसी दूसरी क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं तो वो होती है एक स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ये आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना भी चल सकती है, उसके खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। मतलब ये जो क्लास होती हैं ये आउटर क्लास के ओनली स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकती हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज की जाती हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी हो, कुछ ऐसा कोड डालना हो जो कि वो आउटर क्लास पे डिपेंड ना हो। तो ऐसी क्लास के लिए हमें स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक क्लास बनाई है आउटर, और इस आउटर क्लास के अंदर फिर से हमने एक क्लास बनाई है इनर जो कि स्टैटिक टाइप की है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ हमें इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इस स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले हम आउटर क्लास लिखते हैं डॉट इनर क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। अब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू पहले आउटर क्लास लिखेंगे डॉट इनर क्लास लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके अंदर के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब बात करते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लास की। तो जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर बनाते हैं बिना स्टैटिक कीवर्ड के तो उसे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहते हैं, या इसको इनर क्लास भी कहते हैं। तो आप चाहे इनर क्लास बोल दो या फिर आप नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो नेस्टेड क्लास है वो अलग होती है और इनर क्लास अलग होती है। ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। नेस्टेड क्लास का ही पार्ट होता है इनर क्लास, बट इनर क्लास नेस्टेड क्लास नहीं होती। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें पहला पॉइंट है कि रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास टू बी इंस्टांसिएटेड। इसका मतलब है हमें इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर हम उस आउटर क्लास के थ्रू इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक हमने आउटर क्लास बनाई है और इसके अंदर हमने एक इनर क्लास बनाई है जिसके अंदर एक मेथड है। अब अगर हमें इस शो मेथड को कॉल करना है तो पहले हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस आउटर क्लास के थ्रू ही हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले
हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू आउटर करके। उसके बाद हमने इस आउटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये हमारा आउटर का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब है एनोनिमस इनर क्लास या एनोनिमस क्लास भी बोल सकते हो। तो अगर आपने एक क्लास के अंदर एक एनोनिमस क्लास बना रखी है तो उसको आप एनोनिमस इनर क्लास बोलोगे, और अगर आपने एक नॉर्मली एनोनिमस क्लास बना रखी है तो उसको आप एनोनिमस क्लास बोलोगे। इनर क्लास तभी होगी जब वो किसी क्लास के अंदर होगी। तो ये एक ऐसी क्लास होती हैं जिसे हम एक बार के लिए ही डिफाइन करते हैं और एक बार के लिए ही यूज करते हैं। मोस्टली इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्विक ऑब्जेक्ट बनाना हो। मतलब जैसे इवेंट हैंडलिंग हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ों में हम एनोनिमस क्लास का यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है, सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसी के अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है। अब इस ए ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरीके की होती हैं एनोनिमस क्लास। मतलब ये सिर्फ एक ही बार यूज करने के काम में आती है और इसमें हम क्लास का कोई नाम नहीं देते, उसका सीधे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जावा में क्लासेस के बारे में। अब अगर इस क्लास लेक्चर में कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, और अगर इस लेक्चर से आपको कुछ समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।